ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम कर रहे थे प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स मीन्स क्लोनिंग वेक्टर्स, और क्लोनिंग वेक्टर में एक बेस्ट एग्जांपल हमने लिया था PBr 322। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PBr 322, ठीक है, वन एग्जांपल ऑफ वेक्टर। अच्छा, हमने किया कि ये जो PBr 322 है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड कैसे बनाया गया है? ये प्लाज्मिड बनाया गया है फ्रॉम ई कोलाई, मतलब नेचुरली ई कोलाई से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करके उसमें कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड करी गई हैं, ठीक है। और इसमें टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी 8। टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर 8 इन नंबर, ठीक है। जैसे देखो CLA1, HIN3, ECO-R1, PVU1, PVU2, PST1, CEL1 and BAM-H1, these are the restriction sites। अब restriction sites क्या था? जैसे हम यहाँ पे E. coli का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो E. coli के लिए हमें पता है GAATTC मीन्स E. coli बैक्टीरिया से जो एंजाइम एक्सट्रैक्ट करा गया है, दैट इज ECO-R1। ECO-R1 इट इज अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये ECO-R1 के लिए एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, ठीक है, और उस रिस्ट्रिक्शन साइट का सीक्वेंस था GAATTC, ठीक है। तो दूसरी तरह से भी कैसा होगा? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इट इज ऑल्सो GAATTC। और हमने किया था कि ये ECO-R1 जो ई कोलाई से एंजाइम लिया गया है, ये क्या करेगा? एक पर्टिकुलर साइट पे कट लगाएगा, दैट मीन्स बिटवीन G एंड A। इस तरफ भी G और A के बीच में कट लगेगा, इस तरफ भी G और A के बीच में ही कट लगेगा। ऐसे ही हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल CLA1 के लिए यहाँ पे, HIN3 के लिए यहाँ पे, BAM-H1 के लिए यहाँ पे, CEL1 के लिए यहाँ पे, PVU2 के लिए यहाँ पे, PST1 के लिए यहाँ पे, और PVU1 के लिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड्स डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर DNA, हर प्लाज्मिड में हमें एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए होता है, दैट इज नोन एज ORI। और ORI क्या है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अगर ORI प्रेजेंट नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये ई कोलाई से लिया गया है प्लाज्मिड, और उसमें नंबर ऑफ चेंजेस करके इस तरह का प्लाज्मिड डेवलप किया गया है, developed by Bolivar and Rodriguez, that is why it is known as PBR। P stand for plasmid, B stand for Bolivar, R for Rodriguez, and order is 322, इसलिए इसका नाम है PBR 322, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट होंगी, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड ऑब्टेन फ्रॉम ई कोलाई, और उसमें नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस की गई हैं। सो दिस इज PBR 322। दिस इज द फर्स्ट सिंथेटिकली मेड प्लाज्मिड फ्रॉम द ई कोलाई बैक्टीरिया। अच्छा, नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करने जा रहे थे बेटा, फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। मींस जब भी हम कोई वेक्टर चूज करेंगे तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर वो कैरेक्टर्स नहीं हुए तो वो वेक्टर अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टर्स हमने पढ़ने हैं अब। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज ORI। ORI वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया कि अगर ORI रीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो रेप्लिकेशन ऑफ DNA नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो देखो, फर्स्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ORI, दिस इज अ सीक्वेंस। अब ORI क्या है? जैसे यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ ना, यहाँ पे एक सीक्वेंस होगा बेटा। ये पूरा प्लाज्मिड क्या है? इस पूरे प्लाज्मिड में ये पूरा प्लाज्मिड DNA है, और DNA के ऊपर क्या होगा? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। मतलब इस ORI रीजन पे भी एक सीक्वेंस पड़ा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट।
एक ऐसा सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। इसका मतलब अगर एक प्लाज्मिड में ये ORI रीजन प्रेजेंट नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, अब देखो जब इस प्लाज्मिड के अंदर हम कोई फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे, प्लाज्मिड के अंदर जब एक फॉरेन जीन इंसर्ट करी जा रही है तो उसको हमें लिंक करना पड़ेगा किसके साथ, ORI रीजन के साथ, ORI सीक्वेंस के साथ। उसी वजह से रेप्लिकेशन ऑफ DNA हो पाएगी कहां पे, इनटू द होस्ट सेल। अब देखो जैसे ये है प्लाज्मिड, यही वाला प्लाज्मिड, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब आपको प्रोसीजर पता है कि पहले प्लाज्मिड में से हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसको कट करके जीन को बाहर निकाल दिया और फिर उसमें एक पर्टिकुलर जीन इंसर्ट कर दी है जिसको, जैसे मान लो यहां पे मैंने बोल लिया कि दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक पर्टिकुलर जीन मैंने इंसर्ट करी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो ये इसका अपना DNA था, ये फॉरेन DNA था, इस DNA को हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट DNA। जब इस DNA को हम किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, ये मैंने ले लिया एक होस्ट, ठीक है। इस DNA को मींस रिकॉम्बिनेंट DNA को मैंने होस्ट के अंदर डाल दिया, तो जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा इसकी भी आगे कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ लिंक्ड DNA। ये जो हमने फॉरेन DNA लिंक किया, इस फॉरेन DNA की हमने कितनी कॉपीज बनानी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ORI रीजन पे। किस पे डिपेंड करेगा, ORI रीजन, ठीक है। अब बेटा याद करो, हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये DNA है, इस DNA के ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है GATTCCAA, ठीक है। मान लो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, अगर दोबारा यही वाला सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, फिर से यही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, मान लो यही वाला सेम सीक्वेंस 3 टाइम्स रिपीट हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी कि इसका कॉपी नंबर कितना हो गया, 3, ठीक है। तो अब मान लो मेरे को इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की बहुत सारी कॉपीज चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो ORI रीजन है वो कितनी बार रिपीटेड है। जितना ज्यादा ORI रीजन का कॉपी नंबर होगा उतने ही मेरे पास आगे ये वाले फॉरेन जीन बनते जाएंगे, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ लिंक्ड DNA। जो DNA हमने यहाँ पे लिंक किया उसके आगे कितनी कॉपीज बननी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है ORI रीजन के कॉपी नंबर पे। जैसे एग्जांपल मैंने ये ले लिया, मान लो ये ORI रीजन है, इसका कॉपी नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। कॉपी नंबर कितना है, 3, मतलब 3 टाइम रिपीट हुआ, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ कॉपी ऑफ लिंक्ड DNA विच आर टू बी फॉर्म्ड। सो इफ one want to form many copies of target DNA, टारगेट DNA मैंने यहां पे लिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट DNA। अब इस DNA की मैंने नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कॉपी नंबर। किसका कॉपी नंबर देखना पड़ेगा, ORI रीजन का कॉपी नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन मींस ORI सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, ठीक है। वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक बार फिर सुन लो, मैं रिपीट कर रही हूं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, आगे DNA की कॉपी बनेगी, ठीक है। तो जितनी मैंने कॉपीज बनानी है मुझे चेक करना पड़ेगा कि ORI रीजन का कॉपी नंबर कितना है। जितना ज्यादा उसका कॉपी नंबर होगा उतने ही ज्यादा मेरे पास फॉरेन जीन की कॉपीज बनती जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये तो हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा, दैट इज ORI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव में भी बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ ORI इन क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ORI, ठीक है।
अब देखो सेकंड हम कर रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स, अब देखो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है क्लोनिंग वेक्टर्स की। मींस ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये भी किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो देखो क्लोनिंग वेक्टर का एग्जाम्पल क्या लिया जा रहा है? क्लोनिंग वेक्टर का एग्जाम्पल लिया जा रहा है PBR322। मींस इनमें जो हमने चीजें बनाई हैं इनमें से ही कोई, ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा होगा? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा होगा। अब सिलेक्टेबल मार्कर देखो, अब मैंने ये मार्कर यूज किया है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूं तो आपको विजिबल है। इसका मतलब किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में कौन हेल्प करेगा? सिलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प करेंगे। तो देखो नेक्स्ट, इन एडिशन टू ORI रीजन के अलावा, ठीक है, वो तो है ही है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। ORI इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वेक्टर रिक्वायर अ सिलेक्टेबल मार्कर, हर वेक्टर को एक सिलेक्टेबल मार्कर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, विच हेल्प इन सिलेक्टिवली परमिटिंग, जो क्या शो करता है, जो किसमें हेल्प करता है? सिलेक्टिवली परमिटिंग, परमिशन देता है द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफरमेंट। बेटा अंडरलाइन करो ट्रांसफरमेंट। अब पहले यहां पे ट्रांसफरमेंट का मतलब समझो। ट्रांसफरमेंट क्या हुआ? जैसे देखो यहां पे एक प्लाज्मिड है बेटा, ठीक है, दिस इज वन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में मैंने इस जीन को हटा के यहां पे एक फॉरेन जीन लगा दी है, ठीक है, दिस इज द फॉरेन जीन। तो ये डीएनए बना हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जब इस डीएनए को मैं इंसर्ट कर रही हूं एक होस्ट के अंदर, दिस इज अ होस्ट, ठीक है, होस्ट का भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो होस्ट है ई कोलाई बैक्टीरिया खुद, ठीक है, ये एक होस्ट है। होस्ट मतलब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने इसके अंदर इंसर्ट करना है, इसके अंदर डालना है। अच्छा, अब मैंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बेटा यहां पे इंसर्ट कर दिया। मींस ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां आ गया? होस्ट के अंदर आ गया। ठीक है, कहां आ गया? होस्ट के अंदर। तो अब देखो व्हाट इज ट्रांसफरमेंट? जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं होस्ट के अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो होस्ट है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाई जा रही है, उस होस्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब यहां पे ई कोलाई क्या हो गया? एक ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब ये लाइन दोबारा रीड करो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। फिर से देखो, इन एडिशन टू ORI द वेक्टर शुड रिक्वायर अ सिलेक्टेबल मार्कर which help in selectively permitting the growth of the transformant। एक ऐसा मार्कर, एक ऐसी चीज, ठीक है, जो हमें ये पहचानने में हेल्प कर रही है कि दिस इज द ट्रांसफॉर्मेंट एंड दिस इज नॉट। अब मान लो ये एक नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस इज नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या इसको मैं ट्रांसफॉर्मेंट बोलूंगी? नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट ही नहीं की। जब हम फॉरेन जीन इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर इंसर्ट हो रही है, दैट इज ओनली नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट। इसके अंदर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं है। अब मुझे मान लो इन बैक्टीरिया को आगे ग्रो करवाना है, ठीक है, इन्हीं बैक्टीरिया को आगे ग्रो करवाना है, पर मैंने जीन की किसकी कॉपी बनानी है? जो मैंने इंसर्ट करी है। तो देखो इसको कैसे ग्रो करवाया जाएगा। ये मैंने ले ली एक पैट्री प्लेट, ठीक है, पैट्री प्लेट ले ली, उसके अंदर मैंने एगार डाल दिया, ठीक है, क्या डाला बेटा? एगार, ठीक है, जो मीडियम है ना, मीडियम के अंदर एगार डालेंगे तभी ये जेली लाइक बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैंने बैक्टीरिया ग्रो करवाए हैं। बैक्टीरिया कौन से हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया ग्रो करवाने? ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो करवाने, ठीक है। अच्छा, पहले देखो ये सारे क्या है? नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया। ये बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया मैंने शो कर दिए, और इन सब बैक्टीरिया के अंदर मैंने फॉरेन जीन इंसर्ट करी है। मैं चाहती हूं कि सबके अंदर फॉरेन जीन चली जाए,
सबके अंदर जो फॉरेन जीन थी, मतलब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ये सबके अंदर चले जाए। अपनी तरफ से मैंने सबके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया, बट जरूरी थोड़ी ना है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हर किसी के अंदर जाएगा। मान लो कुछ बैक्टीरिया है उनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया और कुछ बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, तो आगे मैं कैसे पहचानूंगी? अब मेरे पास इस PBr322 में याद रखना 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। कितने बेटा? 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से? ये वाली देखो, जो रेजिस्टेंट जीन है ना, वन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड सेकेंड इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। कौन कौन सी बेटा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड सेकेंड इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जीन्स जो किसके लिए रेजिस्टेंट है? एक एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, दैट इज एम्पिसिलिन। दूसरी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों जीन्स की वजह से ये जो प्लाज्मिड है, ये दोनों तरह के एंटीबायोटिक में ग्रो कर सकता है। सिर्फ अगर मैं इसी प्लाज्मिड की बात करूं, मान लो PBr322, मैंने PBr322 को पहले एम्पिसिलिन में डाला, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास पड़ी हुई है, तो एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रो कर जाएगा। फिर इसी को ही PBr322 को ही मैंने टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में ग्रो करवाया, तब भी ये ग्रो कर गया, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, मरे नहीं बैक्टीरिया, बिकॉज दे हैव ऑल्सो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। अब मान लो ये जो मैं फॉरेन जीन इंसर्ट कर रही थी यहाँ पे, ठीक है, ये देखो फॉरेन जीन इंसर्ट करी, ये मैंने किसकी जगह इंसर्ट करी? देखो, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी उसको मैंने हटा दिया। ठीक है। कैसे हटाया? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। मान लो BAMH1 वाली साइट पे मैंने एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया। ठीक है। तो अब मेरे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, उसमें सिर्फ कौन सी रेजिस्टेंट जीन रह जाएगी? ओनली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खत्म होगी, क्योंकि BAMH1 की जगह पे मैंने क्या इंसर्ट कर दिया? फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी। ठीक है। अब देखो, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर मैं एम्पिसिलिन में ग्रो करवाऊंगी तब तो वो ग्रो कर जाएगा, बट अगर टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाऊंगी तब वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंट वाली जीन उड़ गई, रेजिस्टेंट वाली जीन यहां से चली गई। ठीक है। तो अब देखो, मुझे पता चल जाएगा इजीली, जब मैं इसको एम्पिसिलिन में या टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाऊंगी। जैसे देखो, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था, यहां से हमने स्टार्ट किया था। मान लो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस डीएनए में इस तरफ वाली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खत्म होगी। पहले तो मैंने क्या किया? इसको इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। मैंने बोला कुछ बैक्टीरिया में ये जीन चली गई, कुछ बैक्टीरिया में ये जीन नहीं गई। ठीक है। तो मुझे क्या करना है? दोबारा इन बैक्टीरिया को उठा के, इन सारे बैक्टीरिया को उठा के कहां पे ग्रो करवाना है? एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाना है। ठीक है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट? जैसे मान लो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया है। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया है, तो जब मैं इसको एम्पिसिलिन में ग्रो करवाऊंगी तब तो वो ग्रो करेगा, बट जब इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाऊंगी तब वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। तब वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जबकि जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया होंगे, बाकी मान लो ये वाला बैक्टीरिया कैसा है? नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया। बेटा, नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया के पास कोई भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगी, ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगी। मतलब जैसे ही मैंने इन सारे बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन में इंसर्ट कर दिया, तो ये वाले बैक्टीरिया तो ग्रो करेंगे, जिनके पास रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट थी वो तो ग्रो करेंगे, बट नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है। दीज आर नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। पहले तो आपको सिंपली ये याद ही रखना है कि व्हाट आर द सिलेक्टेबल मार्कर्स। एक प्लाज्मिड के अंदर जो भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती हैं, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दीज आर नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है। तो चलो रीड करते हैं। अब देखो, ट्रांसफरमेंट के साथ पहले तो लिख लो ई कोलाई,
अब देखो प्रोसेस, पूरी डेफिनेशन अंडरलाइन करो। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, साथ में लिख सकते हो आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली द जीन्स विच कोड फॉर, अंडरलाइन करो, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली एक प्लाज्मिड के अंदर जो भी रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एटसेट्रा, they are considered as useful selectable markers for E. coli bacteria. ठीक है, particularly E. coli bacteria की हम बात कर रहे हैं। The normal E. coli cells do not carry, अंडरलाइन करो ये भी लाइन। देखो मैंने आपको साथ में नॉर्मल E. coli बैक्टीरिया का भी एग्जाम्पल दिया। जो नॉर्मल E. coli बैक्टीरिया होते हैं उनके पास कोई भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होती है। They do not have any type of एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया। जैसे देखो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे थे कि मैंने यहाँ पे पहले नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया रखे थे, उनके अंदर मैंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया, कुछ में ये गया कुछ में नहीं गया। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि जब मैं इनको एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो करवाऊंगी, जैसे कि एम्पिसिलिन में ग्रो करवाऊंगी, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाऊंगी, तो नॉर्मल वाले ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल वालों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो पड़ी ही नहीं है, उनके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है। जबकि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उनके पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ठीक है, तो सेकंड था बेटा, सेकंड फीचर सिलेक्टेबल मार्कर। अगर सेकंड फीचर में सिलेक्टेबल मार्कर में आप इतना भी याद रखोगे ना कि दीज आर द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन पर्टिकुलर प्लाज्मिड, तो भी चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट में फिर से हम सेम चीज पढ़ने जा रहे हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान बेटा पूरा इधर ही होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए थर्ड, क्लोनिंग साइट्स। थर्ड इज क्लोनिंग साइट्स। What is the meaning of cloning sites? ऐसी साइट जहां पे हम क्लोनिंग करवाएंगे, मतलब ऐसी साइट जहां पे हम फॉरेन जीन इंसर्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से एग्जाम्पल हमने यही रखना है, PBr322। बेटा जब भी हम ये प्रोसेस करने जा रहे हैं, आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छी तरह से आना चाहिए, PBr322। ठीक है, तो अब देखो हम देखेंगे कि इस PBr322 में कहां पे हम क्लोनिंग करवाएंगे, कहां पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करेंगे, और आगे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हुआ है, इसमें नहीं। ठीक है, क्लोनिंग साइट्स। तो देखो, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए इंसर्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए, एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए, द वेक्टर शुड हैव वेरी फ्यू। किसी वेक्टर के पास, जैसे कोई भी प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड के पास बहुत कम, प्रेफरेबली ओनली वन सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो जैसे अब ये मैंने एक और प्लाज्मिड बनाया, मान लो बेटा ये नॉर्मल प्लाज्मिड है। ठीक है, इस प्लाज्मिड के पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। चलो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन छोड़ दो, अब हम सिर्फ रिस्ट्रिक्शन साइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब जिस पर्टिकुलर साइट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे और वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस प्लाज्मिड के पास सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट है, ओनली फॉर वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज EcoR1, तो इसको बहुत इजी है आगे प्रोसेसिंग करवाना। मैंने क्या किया, EcoR1 एंजाइम लिया, यहां पे एक कट लगा दिया। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको कट लगा दिया और यहां पे मैंने फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी। तो वेरी सिंपल प्रोसीजर। ठीक है, वेरी इजी प्रोसेस। बट अब देखो ये है प्लाज्मिड जिसके अंदर टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट है।
अगर मैं हर रिस्ट्रिक्शन साइट पे एक साथ इनको रिकॉग्नाइज करके इनको कट लगा रही हूं, PST1 भी कट लगा रहा है, PVU1 भी कट लगा रहा है, EcoR1 भी कट लगा रहा है, CLA1 भी कट लगा रहा है, तो आगे जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे सारी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, कंफ्यूजिंग। हमें पहचानना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमने कहां पे किस पे कौन सा एंड लगा था और यहाँ पे कौन सी जीन इंसर्ट करेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। ठीक है, एक सिंपल अगर रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होगी देन इट इज वेरी सिंपल, इजीली हम उसको पहचान लेंगे। इसको थोड़ा पहचानना अगर इकट्ठे सारे एंजाइम कट लगा रहे हैं तो थोड़ा टफ हो जाएगा। अच्छा, इफ देयर आर मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन साइट्स, जैसे कि हम PBR 322 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, PBR 322 क्योंकि हमने सिंथेटिकली बनाया है, उसके पास हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स भी रखे हुए हैं, इसलिए इस PBR 322 को हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो, इफ देयर आर मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड ये वाला PBR 322, सेवरल फ्रेगमेंट्स विल बी फॉर्म्ड, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अगर सारे एंजाइम कट लगाएंगे तब तो कितने सारे फ्रेगमेंट बनेंगे। ठीक है, दिस विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, तो हमारे पास जीन क्लोनिंग की प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बिकॉज हमें टाइम लगेगा उसको पहचानने के लिए कि कहां पे कट लगा था और कहां पे हमने एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ उसका रिकॉम्बिनेंट DNA या फॉरेन DNA इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, द लाइगेशन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एलियन DNA is carried out at restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। तो हम क्या करते हैं, हम बेटा इन दोनों की हेल्प लेते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। मान लो मैंने वही चीज दोबारा आ गई, इस प्लाज्मिड के अंदर एक फॉरेन जीन इंसर्ट करनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, BAMH1 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहां पे जो BAMH1 था उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो BAMH1 क्या कर रहा था, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। अब मैंने BAMH1 से यहां पे कट लगवाया। ठीक है, यहां पे कट लगवाया और यहां पे मैंने फॉरेन जीन इंसर्ट करवा दी। ठीक है, यहां अलग से डायग्राम शो करती हूं फिर से मैं सॉरी। देखो ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही वाला प्लाज्मिड PBR 322, ठीक है, इसी प्लाज्मिड का मैं एग्जाम्पल ले रही हूं। ठीक है, इस तरफ मेरे पास थी साइट BAMH1, इस तरफ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और इस तरफ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अब देखो मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के साथ यहाँ पे रिकॉग्निशन एंजाइम के लिए भी सीक्वेंस पड़ा होगा फॉर BAMH1। मैंने क्या किया, मैंने इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे कट लगवा दिया। ये मैंने कट लगाया। ठीक है, मतलब ये वाली जीन यहां से चली गई BAMH1 वाली। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी वो भी चली गई। मतलब अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी। ये मैंने एक फॉरेन जीन इंसर्ट करी। ठीक है, तो ये मेरे पास अब बन गया, दिस इज अ टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, क्योंकि इस DNA के पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है और मैंने एक फॉरेन जीन भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, देखो फॉर एग्जाम्पल फॉरेन DNA मतलब बाहर से कोई DNA हमने लिया, कैन बी लाइगेटेड एट BAMH1 साइट, यहां पे मैंने उसको जोड़ दिया। BAMH1 साइट ऑफ कौन सी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR 322। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, अब इसमें सिर्फ एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, मतलब रेजिस्टेंट जीन इज ओनली वन। ठीक है, एक ही एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो यहां से हट गई। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया, एक फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA, क्योंकि फॉरेन DNA एग्जैक्टली मैं वहीं पे ही इंसर्ट करवा रही हूं जहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगी।
बट इट कैन बी सिलेक्टेड आउट। अब ध्यान दो, इट कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब मान लो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ले लिया नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब ये वाला नॉर्मल प्लाज्मिड, ठीक है। इसमें दोनों जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है। दिस इज एक्चुअल PBr322। ये तो मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, इसको यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हटा के फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो दिस कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बाय प्लेटिंग द ट्रांसफरमेंट जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया, ट्रांसफरमेंट मतलब होस्ट, साथ में लिख लो होस्ट, ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब देखो इसको कैसे पहचाना जाएगा। मैंने क्या किया, इसको भी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया बेटा, इसको भी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये कैसे हम चीज ले रहे हैं। मेरे पास पहले PBr322 पड़े हुए थे, PBr322, उनसे मैंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है। तो पहले जो PBr322 है, जब मैं उनमें फॉरेन जीन इंसर्ट कर रही हूं, जैसे देखो बहुत सारे PBr322 है, ये है PBr322, ठीक है। इनके अंदर मैंने एक फॉरेन जीन इंसर्ट करी, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा, ठीक है। अब वही सेम चीज मैंने यहां पे 5 एग्जाम्पल ले लिए, 5 PBr322। अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी कि ये फॉरेन डीएनए हर किसी के अंदर इंसर्ट होना चाहिए, बट मान लो इसके अंदर भी चला गया, इसके अंदर भी चला गया, इसके अंदर भी चला गया, बट ये 2 रह गए, ठीक है। मतलब अब मेरे पास 3 यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और 2 कैसे हैं, नॉर्मल प्लाज्मिड है, ठीक है। तो देखो इनको कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है। यहां से नहीं मुझे पता चलेगा, पहले मैंने क्या किया, मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ठीक है। वही पैट्री प्लेट में, ये मैंने पैट्री प्लेट का एग्जाम्पल ले लिया। पैट्री प्लेट में मैंने बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो करवा के रखे हैं इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। नंबर ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत सारे, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया कैसे हैं, नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया। बेटा याद रखना है, दीज ऑल आर नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया। मतलब इन बैक्टीरिया में किसी के भी पास ये वाला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यही वाले PBr322 इन नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिए, ठीक है। ये PBr322 सारे के सारे। अब इनमें से कुछ हैं जिनमें फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, और इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ नॉर्मल प्लाज्मिड आएगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉर्मल ई कोलाई ही होंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से ट्रांसफरमेंट कौन सा है। ट्रांसफरमेंट मतलब जिसके अंदर ये वाली चीज हमने इंसर्ट करी है, ठीक है। जिसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया, जिनके अंदर ये चीजें गई हैं, उनको हमने बोल दिया ट्रांसफरमेंट, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम पहचानेंगे। मैंने इन सब बैक्टीरिया को यहां से उठाया, पहले तो इसको इंसर्ट कर दिया ना, फॉरेन डीएनए PBr322 जितने मेरे पास थे सबको यहां पे डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन सारे ई कोलाई बैक्टीरिया को उठा के मैंने ग्रो करवाया एम्पिसिलिन में, एम्पिसिलिन मीडियम में। मतलब वही फिर से ये मैंने फिर से एक पैट्री प्लेट लिया, पैट्री प्लेट में मैंने एम्पिसिलिन डाली हुई है, एंटीबायोटिक डाली हुई है। अब हमें पता है एंटीबायोटिक क्या काम करता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया, जिनके पास रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगी, वो बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखो ये वाले सारे बैक्टीरिया उठा के मैंने यहां डाल दिए, ठीक है। अब इसमें देखो, मान लो एग्जाम्पल मैंने बेटा यहां साथ में लिख रही हूं, देखो
मान लो ये है नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूं। ये मान लो ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास दोनों रेजिस्टेंट जीन है, एक तरफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक तरफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, और बीच में एक एग्जाम्पल मैंने ऐसा ले लिया जिसके पास रिकॉम्बिनेंट भी है, मतलब यहाँ पे 3 तरह के बैक्टीरिया आप ग्रो करेंगे। जब मैंने इसको एम्पिसिलिन में डालना है तो जो नॉर्मल ई कोलाई है वो तो टोटली ग्रो नहीं करेंगे, ये ग्रो करने ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं ग्रो करेंगे। जो दूसरे वाले हैं, दूसरे वाले प्लाज्मिड के, ठीक है, देखो जिनके पास दोनों जीन्स है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, वो भी ग्रो करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये वो बैक्टीरिया है जिनके पास दोनों तरह की रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी, क्योंकि अभी हम इसको कहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं, एम्पिसिलिन में ग्रो करवा रहे हैं। तो जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगी वो यहाँ पे ग्रो करेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। और देखो कुछ ऐसे हैं जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, जिनके पास क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ओनली 1 रेजिस्टेंट जीन इज प्रेजेंट, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, मतलब ये वाले बैक्टीरिया भी यहाँ पे ग्रो करेंगे जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा, हैविंग ओनली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, और इसके साथ कौन सी जीन्स है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की वजह से हम पहचान पा रहे हैं कि कौन से नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया है और कौन से ट्रांसफरमेंट है, क्योंकि नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया तो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो ही नहीं करेंगे। इसका मतलब एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक हमें क्या पहचानने में हेल्प कर रहा है कि कौन सा नॉर्मल है और कौन से ट्रांसफरमेंट है, क्योंकि इसमें आगे सारे कौन ग्रो करे, ओनली ट्रांसफरमेंट। ट्रांसफरमेंट हमारे पास 2 तरह के हैं, एक जिनके पास दोनों जीन्स हैं और दूसरी जिनके पास सिर्फ एक जीन है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें हेल्प कर रही है पहचानने में कि कौन सा ट्रांसफरमेंट होगा। तो देखो ट्रांसफरमेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, पहले हमने क्या किया, इट कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बाय प्लेटिंग द ट्रांसफरमेंट दैट इज ई कोलाई होस्ट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। Transferment growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline। पहले तो हमें एक चीज पता चल गई ट्रांसफरमेंट कौन से हैं। अब आगे हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें पहचानना है कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, अब इसको ही, इन बैक्टीरिया को आगे मैं ग्रो करवाऊंगी किसमें, दूसरी एंटीबायोटिक में, दैट इज इन टेट्रासाइक्लिन। अब देखो मान लो यहाँ पे पेट्री प्लेट में मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला जिसके अंदर एंटीबायोटिक डाली है टेट्रासाइक्लिन। तो देखो जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगी वो ग्रो करेंगे, जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगी वो ग्रो नहीं करेंगे। तो देखो इनमें आगे कौन से ग्रो करेंगे, अब ये वाले जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दोनों जीन्स प्रेजेंट होंगी वो वाले टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट होंगे उनके पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो गई है तो वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो नेक्स्ट बेटा, अब हमने इनको टेट्रासाइक्लिन में डाल दिया। रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, मैंने फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन किया, जितने भी रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो सारे ग्रो करेंगे इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। टेट्रासाइक्लिन में रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेंगे, जबकि एम्पिसिलिन में सारे रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे देखो नेक्स्ट, तो आगे एनसर्कल कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे वो ग्रो करेंगे ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन थे इनमें, ये वाले जिनके पास दोनों तरह की जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, ये दोनों में ग्रो करेंगे, यहां पे भी ग्रो करेंगे, मतलब एम्पिसिलिन में भी ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेंगे, ठीक है।
तो नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो करे, इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम एंड इन टेट्रासाइक्लिन ऑल्सो। इन दिस केस अंडरलाइन करो, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। पहले 1 मिनट के लिए खुद सोचो बेटा, इन दोनों जीन में से एक हमें ट्रांसफॉर्मेंट पहचानने में हेल्प कर रही है, ठीक है, कि कौन सा ई कोलाई बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमने जीन इंसर्ट करी है या यहां पे प्लाज्मिड इंसर्ट करा है, ठीक है। तो एक तो हमें हेल्प कर रही है ट्रांसफॉर्मेंट पहचानने में। देखो अब मैंने एग्जांपल लिया, ट्रांसफॉर्मेंट कौन है? ई कोलाई बैक्टीरिया जिसके अंदर ये प्लाज्मिड गया है, ठीक है। तो किसने हेल्प किया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ने हेल्प किया। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ने हमें ट्रांसफॉर्मेंट पहचानने में हेल्प किया क्योंकि जो नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया थे उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं, कोई भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो साथ में लिख लो AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। आगे, वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, TETR लिख लो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, which gets inactivated due to insertion of alien DNA, which gets inactivated due to insertion of alien DNA, जिसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया जब हमने एलियन डीएनए यहां पे इंसर्ट किया, ठीक है। अच्छा, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, उसने हमें क्या पहचानने में हेल्प किया? रिकॉम्बिनेंट पहचानने में हेल्प किया, क्योंकि हमने देखो पढ़ा, हम रिकॉम्बिनेंट को ग्रो करवा रहे हैं इन टेट्रासाइक्लिन, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं, बट जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आप एक बार ध्यान से समझ लो, इफ देयर इज एनी डाउट बेटा पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम शुरू कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय कलर रिएक्शन। आपको ये खुद ब खुद समझ आएगा, अब देखो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय द कलर रिएक्शन। अब आपको खुद पता चल गया यहाँ पे कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक मीडियम में ग्रो करवाओ, फिर दूसरे मीडियम में ग्रो करवाओ, फिर चेक करो कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा में प्लाज्मिड दोनों जीन्स के साथ गया हुआ है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट हमें क्या चूज करना है? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय द कलर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय द कलर रिएक्शन। अब हमने रिकॉम्बिनेंट पहचानने विद द हेल्प ऑफ कलर रिएक्शन। कलर रिएक्शन बेटा अब याद रखना है आपने, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, साथ में लिखो बेटा, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इसको हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मतलब यहां पे जो बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो करेंगे वो हमें ब्लू कलर के भी दिखेंगे और व्हाइट कलर के भी दिखेंगे, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। अब पहले आप समझ लो, उसके बाद मैं रीड करती हूँ। बेटा यहां पे मैं एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया एक नॉर्मल प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, इस प्लाज्मिड के पास बेटा एक जीन है, ये जीन मैंने बना दी। इस जीन का नाम है LAC-Z, जीन का नाम है LAC-Z। लैक ऑपेरॉन हमने पढ़ा है, उसके साथ याद रखो LAC-Z। अब हमें पता है वहां पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स थी ZYA, तो जो Z थी वो क्या कर रही थी? इट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब ये वाला जो प्लाज्मिड है इसमें ये जो पर्टिकुलर जीन है LAC-Z जीन, ठीक है। जब हम इस प्लाज्मिड को एक होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, ये मैंने इस प्लाज्मिड को एक होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया हैविंग LAC-Z जीन, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया बेटा एक प्रोटीन बनाएगा, एक एंजाइम बनाएगा। कौन सा एंजाइम बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या याद रखना है? जो बीटा गैलेक्टोसाइड है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड,
ये क्या करता है, एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ ब्लू कलर बनाता है, ठीक है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब ये नॉर्मली कलरलेस होगा, ठीक है, बट जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये ब्लू कलर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। आप देखो मैं एग्जांपल दे रही हूं। मैंने क्या किया, यहां पे फिर से एक पैट्री प्लेट लेके यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है जिसमें एगार भी डाला है, और मैंने इस एगार के साथ मिक्स कर दिया एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है एक्स गैल, ठीक है, याद रखना है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो किसी और के साथ जुड़ के कलरेशन देगा, ठीक है। नॉर्मली जो एक्स गैल होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है, इट इज कलरलेस, ठीक है। नॉर्मली इट इज कलरलेस, नॉर्मली कलरलेस है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब नॉर्मली ये कलरलेस है, मैंने यहां पे सिर्फ मीडियम डाला है, मीडियम के बीच में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल दिया। अब जब मैं इस ई कोलाई बैक्टीरिया को यहां पे ग्रो करवाऊंगी, इस मीडियम में ग्रो करवाऊंगी बेटा, ठीक है, ये वाले मीडियम में ग्रो करवाया जाएगा, तो क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास लैक जेड जीन प्रेजेंट है, लैक जेड जीन प्रेजेंट होगी, तो जब ये बैक्टीरिया यहां पे कॉलोनीज बनाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसके साथ कंबाइन करेगा, एक्स गैल के साथ कंबाइन करेगा, और हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज कैसी बन के आएंगी, ब्लू कलर की कॉलोनीज बन के आएंगी व्हेन इट कंबाइन विद द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये हैं ब्लू कलर की कॉलोनीज, ब्लू कलर कॉलोनीज, ठीक है, विद द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ब्लू कलर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैंने सेकंड एग्जांपल अब इसका लिया, इसी प्लाज्मिड में जिसमें पहले बेटा लैक, जहां पे लैक जेड जीन प्रेजेंट थी, मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके यहां से ये वाली जीन हटा दी और इसकी जगह पे मैंने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी, ठीक है, यहां पे मैंने लगा दी कोई फॉरेन जीन। अब ये प्लाज्मिड कैसा बन गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। नाउ दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब देखो, जो एक पर्टिकुलर एंजाइम लैक जेड की वजह से बन रहा था, अब यहां पे वो एंजाइम नहीं बनेगा। मैंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये है होस्ट, ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे शो कर दिया दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्योंकि इसके पास लैक जेड जीन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्टोज नहीं बनाएगा, नो फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नो फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्लियर बेटा, नहीं बनेगा। अब देखो, जब इस होस्ट को मैं ऐसे मीडियम में ग्रो करवाऊंगी जिसमें अगार के साथ मैंने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाला है, तो क्या ये ब्लू कलर की कॉलोनीज देगा, नहीं, कोई ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं बनेगी, बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज एब्सेंट। मतलब आगे जो बैक्टीरिया बनेगा, जो कॉलोनीज बनेगी, दे आर ओनली वाइट इन कलर। तो देखो, इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा या जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो कैसी कॉलोनीज बना रहा है, व्हाइट, ठीक है, जबकि जो नॉर्मल प्लाज्मिड है वो कैसी कॉलोनीज बना रहा है, ब्लू कॉलोनीज बना रहा है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। अब रीड करते हैं, देखो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाई कलर रिएक्शन, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो पीछे हम एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है, इज अ डिफिकल्ट प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। पहले हमने उसको एम्पिसिलिन में ग्रो करवाया, फिर टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाया। दस अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स, तो उन दोनों की जगह हम एक अल्टरनेट यूज कर रहे हैं। अल्टरनेट यहां पे क्या है बेटा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ, अंडरलाइन करो, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस व्हिच गिव कलर, ठीक है। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अंडरलाइन करो लाइन, इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ लिख लो फॉरेन डीएनए, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा।
जो फॉरेन डीएनए है उसको इंसर्ट किया जा रहा है विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं कौन से सीक्वेंस में, कौन से कोडिंग सीक्वेंस में, विच कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, और जीन कौन सी थी, लैक जेड जीन, ये वाली जीन। इस जीन की जगह हमने एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हम रिपोर्टर एंजाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस कॉज इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जब हमने रिकॉम्बिनेंट को इस जीन की जगह पे इंसर्ट कर दिया, फॉरेन डीएनए को, सॉरी नॉट रिकॉम्बिनेंट, फॉरेन डीएनए को जब हमने यहां पे इंसर्ट कर दिया तो क्या हुआ, आगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, या सिंपली हम बोल सकते हैं देयर इज इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इट इज कॉल्ड एज एनसर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑब्जेक्टिव बेटा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, फॉरेन जीन इंसर्ट करने के बाद देयर इज इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ लिख लो XGAL, XGAL। Presence of chromogenic substrate give blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have any insert। अगर प्लाज्मिड में किसी तरह का कोई इंसर्ट नहीं है तो ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज कैसी बनेगी, ब्लू कलर की कॉलोनीज बनेगी along with the chromogenic substrate that is known as XGAL। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंस ऑफ इंसर्शन, अगर हम कोई जीन इंसर्ट कर रहे हैं result into insertional inactivation of beta galactosidase and the colonies do not produce any type of color। और colonies आगे किस तरह का कलर नहीं प्रोड्यूस करेंगी। These are recombinant colonies। सिंपली आपने क्या याद रखना है, जो recombinant colonies हैं वो कैसी होंगी, व्हाइट। ठीक है, कैसी बनेगी, व्हाइट बनेगी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनेगी व्हाइट, जबकि नॉर्मल जो कॉलोनीज होंगी बैक्टीरिया की वो कैसी बनेगी, ब्लू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स इन द प्लांट्स। थैंक यू सो मच बेटा। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, क्लास में भी पूछ सकते हो आप। ओके, थैंक यू।